Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about regression analysis. This is the second part of regression analysis. In the first video, I explained what is regression analysis, different models of regression analysis. Regression analysis is the process of constructing a mathematical model or function that can be used to predict or determine one variable by another variable. There are two models in regression analysis. The first model is deterministic regression model and the second model is probabilistic regression model. What is the difference between these two models? डिटर्मिनिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास एरर टर्म नहीं होता है एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास एरर टर्म होता है. डिटर्मिनिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हमें क्या बताता है कि x कैन एक्सप्लेन y, x can explain 100% y. Independent variable usually denoted by x and dependent variable usually denoted by y. So it's mean independent variable जो है वो dependent variable को 100% explain कर रहे हैं. लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो ऐसा नहीं होता. हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी. फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि जो कि 100% पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सके. तो आंसर क्या होगा? नो. हमारे पास कोई पोर्शन ऐसा होगा जो कि एक्सप्लेन हो जाएगा एंड कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि अनएक्सप्लेन रह जाएगा. वो पोर्शन जो एक्सप्लेन हो जाए वो किसका पार्ट होगा? वो डिटर्मिनिस्टिक पोर्शन होगा. एंड वो पोर्शन जो अनएक्सप्लेन रह जाए वो किसका पार्ट होगा? वो प्रोबेबिलिस्टिक पोर्शन होगा. प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हमें क्या बताता है कि x कैन एक्सप्लेन y, independent variable can explain dependent variable, but some portion will remain unexplained. That portion will be part of error term. रिग्रेशन प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में हम बेसिकली फ्यूचर की वैल्यू को फोरकास्ट करते हैं. मैं जब इस इक्वेशन को रन करूंगा तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी. तो फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स की कल की वैल्यू को फोरकास्ट करता हूं. तो क्या ये जो मेरे पास एक्सपेक्टेड इंडेक्स है ये एक्चुअल इंडेक्स के इक्वल होगा? तो दैट में बी इक्वल, दैट में बी इंक्रीज्ड, दैट में बी डिक्रीज्ड. तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का अमल है ये किसका पार्ट बन जाएगा? ये एरर टर्म का पार्ट बन जाएगा. क्या होना चाहिए कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड error term. The difference between actual value and expected value is called error term. So in this video I will explain what are the reason of this error term. हमारे जो expected value और actual value में difference क्यों create हो जाता है, इनमें difference क्यों आता है? हमारे जो independent variable है वो 100% dependent variable को क्यों नहीं explain कर पाते? So there are many reasons. First reason is omission of explanatory variable. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए मेरे पास अब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं. उन मल्टीपल वेरिएबल्स में से मैं कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड कुछ वेरिएबल मैं स्किप कर दूंगा. एंड जो मैंने स्किप किए हैं हो सकता है उनमें से एक वेरिएबल ऐसा हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल हो और वो मुझे अपनी इस इक्वेशन में लाजमी ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको ऐड नहीं किया. तो अब उस ना ऐड करने की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या स्किप हो जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास वेस्ट हो जाएगी. तो वो जो वेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरा मॉडल है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा. तो ये जो अनकैप्चर्ड इन्फॉर्मेशन है ये किसका पार्ट बन जाएगा? ये एरर टर्म का पार्ट बन जाता है. इसलिए हम एरर टर्म को अपनी इक्वेशन के साथ लिखते हैं. एग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल, समटाइम्स हम इंडेक्स को यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं. तो जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी शार्प इन्फॉर्मेशन, जो एज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो वेस्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मैंने उसके लिए 5 वेरिएबल यूज़ किए. मैंने डायरेक्टर की क्वालिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के वाले से बात की, मैंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वाले से बात की, मैंने ऑडिट कमेटी की बात की. मुख्तलिफ एट्रीब्यूट को मैंने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट लिए. जब जब मैंने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट लिए और उनको कंबाइन करके गवर्नेंस का मैंने इंडेक्स बनाया. तो अब कहीं पे वैल्यू हाई कहीं पे लो, तो मेरे पास एक एवरेज आउट आ जाएगा. अब ये जो एवरेज आउट है ये इस फिनोमेना को 100% एक्सप्लेन नहीं कर सकता. कुछ इन्फॉर्मेशन ये
कुछ फिनोमेना को कुछ इन्फॉर्मेशन ये अनकैप्चर्ड रह जाएगी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड हो जाएगी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन अनकैप्चर्ड इन्फॉर्मेशन है वो एरर टर्म का हिस्सा बन जाएगी। जब समटाइम्स वेरिएबल को जब हम एग्रीगेट करने के दौरान हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो जाती है, तो ये किसका पार्ट बन जाती है? ये एरर टर्म का पार्ट बन जाती है। मॉडल स्पेसिफिकेशन, थर्ड वन इज मॉडल स्पेसिफिकेशन। अब मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब ये जो वेरिएबल्स के साथ आई लिखा हुआ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा डेटा यूज हुआ है। अगर सफिक्स में वेरिएबल के साथ आई है तो हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, ये कौन सा डेटा यूज हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। अगर टी लिखा होता तो ये टाइम सीरीज डेटा होता, और अगर आई एंड टी इकट्ठा लिखा हो तो हम कहते हैं ये पैनल डेटा है। अब ये आई लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात, क्रॉस सेक्शनल डेटा इन्होंने गैदर किया हुआ है। अब मॉडल स्पेसिफिकेशन, आपने एक इक्वेशन यूज की वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई। क्या हमेशा वेरिएबल को लेवल पे ही लिया जाता है? क्या इस वेरिएबल इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो क्या आंसर होगा? हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन ठीक हैं, ये वेरिएबल्स ठीक हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो डिफरेंट रिसर्च पेपर में किसी में ये इक्वेशन यूज़ की, किसी ने ये इक्वेशन यूज़ की, किसी ने ये इक्वेशन यूज़ की। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इक्वेशन में करंट वैल्यू यूज़ होनी चाहिए थी, मगर हमने कौन सी वैल्यू यूज़ कर ली? हमने लैग वैल्यू यूज़ कर ली। हमारी इक्वेशन में करंट वैल्यू यूज़ होनी चाहिए थी, हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ कर ली? हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज़ कर लिया। अब ये सिंपल एक्स आई से मुराद के ये करंट वैल्यू है, एक्स आई माइनस वन से मुराद ये प्रीवियस वैल्यू है, एंड एक्स प्लस आई से मुराद ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। हम इन तीनों को इकट्ठा कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब हम ये प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो टाइम फ्रेम चूज़ किया है, हमें करंट करना चाहिए था, करंट डेटा से चूज़ करना चाहिए था, मगर हमने टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ कर लिया? हमने प्रीवियस डेटा से कर लिया। हमें प्रीवियस डेटा सिलेक्ट करना चाहिए था, मगर हमने करंट डेटा से उसकी फोरकास्टिंग कर दी। हमें एक्सपेक्टेड डेटा यूज़ करना चाहिए था, हमें एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए थी, मगर हमने करंट से कर लिया। तो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि आपने जो टाइम फ्रेम चूज़ किया है, आपने उसमें गलत डिसीजन कर लिया है। ये तीनों इक्वेशन भी ठीक है, ये वेरिएबल्स भी ठीक है। अब ये सिंपल बाई वेरिएट रिग्रेशन है, इसमें दो सिर्फ वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट। अगर ये मल्टी वेरिएट होती तो इसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद कुछ भी हो सकती है। अब हम कब लैग वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लेट अस सपोज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर क्रिएट होती है। अगर एक्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर क्रिएट हो तो क्या ये वाई को इफेक्ट करेगी? तो आंसर क्या होगा? नो। इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मैंने आज फैसला करना, अब इसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन मुझे दिसंबर को मिलेगी, ठीक है? तो अब मुझे कौन सा डेटा यूज़ करना चाहिए? मुझे कौन सा डेटा यूज़ करना चाहिए? मुझे प्रीवियस डेटा यूज़ करना चाहिए, ठीक है? इसी तरह ये जो आपके पास लैग वैल्यू है, करंट वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इनमें से आप जो टाइमिंग का फैसला करते हैं तो सम टाइम ये करेक्ट नहीं होता, तो फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं होगी। तो ये मॉडल क्या है? ये मॉडल स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ये मॉडल स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है कि हमने करंट वैल्यू यूज़ करनी थी, हमने प्रीवियस कर दी, हमने भी प्रीवियस करनी थी, हमने करंट कर दी, हमने प्रीवियस करनी थी, हमने एक्सपेक्टेड कर दी। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। टाइम फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया ना, हमारा डिसीजन गलत हो गया है, तो हमारे पास जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे से मिस हो जाएगी, तो वो किसका पार्ट बन जाएगी? वो एरर टर्म का पार्ट बन जाएगी।
फॉर एग्जांपल अब हमने इस इक्वेशन में करंट भी इस्तेमाल की है, ये करंट वैल्यू इस्तेमाल की है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू भी की है, एंड लैग वैल्यू प्रीवियस वैल्यू भी यूज़ की है। फॉर एग्जांपल आप अर्निंग मैनेजमेंट पे थीसिस कर रहे हैं, अब उस पे अर्निंग मैनेजमेंट में प्रीवियस प्रैक्टिस, करंट ईयर एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर तीनों को शामिल किया जा सकता है। अब आप कैश हैंडलिंग पे थीसिस कर रहे हैं, कंपनीज ऑन एवरेज कितना कैश होल्ड करती है, तो उसमें अब ये तीनों यूज़ कर सकते हैं कि करंट ईयर का क्या था, लास्ट ईयर क्या था एंड फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आपके जो आपकी ने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है डेटा का, उसमें आपका डिसीजन गलत हो गया है। आपने करंट डेटा को यूज़ करना था, आपने लैग कर लिया, प्रीवियस कर लिया। आपको प्रीवियस करना था, आपने करंट कर लिया। इसी तरह आपको प्रीवियस करना था, आपने एक्सपेक्टेड कर लिया। तो ये जो टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट बन जाती है? वो एरर टर्म का पार्ट बन जाती है अगर हम एरर टर्म साथ लिखें। एंड फंक्शनल मिस स्पेसिफिकेशन, अब जो रिलेशनशिप जो आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने ये रिलेशनशिप यूज़ किया, ठीक है, लेकिन असल में कौन सा यूज़ होना चाहिए था, ये यूज़ होना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास पे स्किप हो जाएगी, तो वो किसका, वो एरर टर्म का पार्ट हो जाएगी। फंक्शनल मिस स्पेसिफिकेशन ये है कि लीनियर इक्वेशन यूज़ होनी चाहिए थी, आपने नॉन लीनियर इक्वेशन यूज़ कर ली। नॉन लीनियर इक्वेशन यूज़ होना चाहिए थी, आपने लीनियर कर ली। तो फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो जाएगी, मिस हो जाएगी, वेस्टेड हो जाएगी। तो वो फिर किसका पार्ट बन जाएगी, वो मिस्ड इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट बन जाएगी, वो एरर टर्म का हिस्सा बन जाएगी। मेजरमेंट एरर, भैया मैं आप जब कोई भी फिनोमेना यूज़ करते हैं तो इस फिनोमेना में सम टाइम उस स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए आपके पास जो प्रॉक्सी आपने जो प्रॉक्सी यूज़ की, वो प्रॉक्सी उस इंफॉर्मेशन को फुल्ली मेजर नहीं करती। तो जब आप प्रॉक्सी पार्शियल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है तो मेजरमेंट एरर का प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिक्विडिटी को मेजर करना है, तो मेरे पास डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं, क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है। मैं क्विक रेशियो की जगह करंट रेशियो इस्तेमाल करता हूँ। तो जो आप क्विक रेशियो इन्फॉर्मेशन, तो ये दोनों जो प्रॉक्सी हैं, ये क्या एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो आंसर क्या है, नो। तो मैंने क्विक रेशियो की जगह करंट रेशियो यूज़ की, तो अब जो क्विक रेशियो इन्फॉर्मेशन देती है वो मेरे पास मिस होगी। तो उसकी वजह से क्या, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिस हो जाएगी, और वो किसका पार्ट बन जाएगी, वो एरर टर्म का पार्ट बन जाती है। अगर हम एरर टर्म साथ लिखें, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एरर टर्म लाजमी लिखनी है जब भी रिग्रेशन मॉडल बनाना है। एंड The last one is data transformation. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डायग्नोस्टिक का इशू है, मल्टीकुलिन डेटा में डायग्नोस्टिक का इशू है, स्पेसिफिकेशन का इशू है। फॉर एग्जांपल डेटा में मल्टीकुलिनियरिटी है, तो अब उसको रिमूव करने के लिए मैं लॉग ले सकता हूँ, मैं ग्रोथ मॉडल यूज़ करता हूँ, मैं अपने डेटा में ट्रांसफॉर्म करूँगा उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। तो अब इसकी एक कॉस्ट है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मेरी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो रही है। तो वो स्किप इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट हो जाएगी, वो पार्ट हो जाएगी एरर टर्म का। तो सिंपल हमने यही बात की कि डिफरेंट ये रीज़न है। ऐसा हो सकता है कि हम वेरिएबल मिस कर, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिस कर दिया हो। हमने मॉडल जो टाइम फ्रेम जो डिसीजन करना था उसमें हमसे गलती हो गई हो। हमने जो मेजरमेंट एरर आ गया हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एरर टर्म को लिखा जाता है इक्वेशंस के साथ। एंड अगर आप रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं और आपने एरर टर्म यूज़ नहीं की अपने इक्वेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि आपको रिग्रेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है रिग्रेशन के बारे में। तो एरर टर्म लिखना रिग्रेशन मॉडल के साथ वाजिब समझ लें, फ़र्ज समझ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज की बात यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस से के बारे में कुछ और के बारे में कुछ और बताऊंगा।
हम कैसे देखते हैं इसके डिफरेंट चार एट्रीब्यूट्स है रिग्रेशन इक्वेशन के। स्कैटर प्लॉट है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है। सबसे अच्छा कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं अपने रिग्रेशन एनालिसिस देखने के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।